एक तरफ तेहरान के बिल्कुल मरकज से उठता धुआं और धमाकों की आवाजें, और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ तेल अवीव और जेरूसलम की फजाओं में बजते हुए खतरे के सायरन्स। ऐसा लग रहा है जैसे सालों पर मुहित कोल्ड वॉर अचानक एक इंतहाई खौफनाक हॉट वॉर में बदल चुकी है। और ये अचानक नहीं हुआ, मतलब इसके पीछे एक पूरा सिलसिला है। बिल्कुल। आज हफ्ता है 28 फरवरी 2026 और हम अल जजीरा और दीगर आलमी सोर्सेस की उन ताज़ा तरीन और डिस्टर्बिंग रिपोर्ट्स का कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव तरीके से एक गहरा तज्जिया कर रहे हैं, जहां इसराइल ने ईरान पर एक प्रीएम्प्टिव यानी पेशबंदाना हमले का दावा किया है। सही। इस तज्जिए का बुनियादी मकसद सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़ या हेडलाइंस को रिपीट करना नहीं है, बल्कि मालूमात के इस समंदर में बिना डूबे ये समझना है कि इस तसादुम के पीछे आखिर चल क्या रहा है। चलिए इसे खोलकर समझने की कोशिश करते हैं। और यहाँ शुरू में ही ये क्लियरली एस्टैब्लिश करना इंतहाई ज़रूरी है कि ये सिर्फ दो मुल्कों की आपसी बॉर्डर स्कर्मिश या लिमिटेड लड़ाई नहीं है। ये एक ऐसा जियोपॉलिटिकल अर्थक्वेक है जो पूरी दुनिया के आलमी ऑर्डर को हिलाकर रख देने की सलाहियत रखता है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो काफ़ी अलार्मिंग है। एग्जैक्टली। जो इंटेलिजेंस हम इस वक्त देख रहे हैं उनसे वाज़ेह होता है कि आलमी ताकतें और डेकेड्स पुरानी दुश्मनी एक ही वक्त में एक मैसिव फ्लैश पॉइंट पर आ गई हैं। अगर हम बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो अल जजीरा की लाइव रिपोर्टिंग ये दिखा रही है कि इजराइल के अंदर इस वक्त माहौल बिल्कुल एक हाई अलर्ट बंकर जैसा बन चुका है। मुल्क भर में ऑफिशियल स्टेट ऑफ इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। हाँ, और स्कूल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कंप्लीटली बंद है। कि पॉपुलेशन को अंडरग्राउंड शेल्टर्स में मूव किया जा रहा है ताकि सिविलियन कैजुअलिटीज कम से कम हो। ये जो एक्सट्रीम डोमेस्टिक सिग्नलिंग है ना, ये अपने आप में बहुत कुछ रिवील करती है। जब कोई स्टेट अपनी सिविलियन पॉपुलेशन को इस रैपिड सतह पर लॉकडाउन करती है तो इसका स्ट्रेट मतलब ये नहीं होता कि उन्हें सिर्फ डर है, बल्कि इसका मतलब है कि वो एक मैसिव और इनेविटेबल काउंटर स्ट्राइक के लिए एक्सप्लिसिटली खुद को तैयार कर रहे हैं। उन्हें पता है कि रिटेलिएशन आएगा। बिल्कुल। उनकी मिलिट्री लीडरशिप जानती है कि ईरान का रिस्पांस लाजमी आएगा, और इसकी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन हमें इंटरनेशनल हवाबाजी के लाइव डेटा से भी मिलती है। जो कमर्शियल एयरलाइंस इजराइल की तरफ परवाज कर रही थीं, उनकी फ्लाइट्स को मिड एयर डाइवर्ट कर दिया गया है। एयर स्पेस क्लियर कर रहे हैं। एग्जैक्टली। ये एसेंशियली एयर स्पेस को प्योरली मिलिट्री ऑपरेशंस और एयर डिफेंस ट्रैकिंग के लिए क्लियर करने का स्टैंडर्ड वॉर टाइम प्रोटोकॉल होता है। और यही पॉइंट इंटेलिजेंस शेयरिंग और बैक चैनल वार्निंग्स के हवाले से भी कनेक्ट होता है। खबरों में जो एक बहुत हैरानकुन डिटेल सामने आई वो अमरीकी सफीर माइक हकबी का डिप्लोमेटिक एक्शन था। हाँ, वो 36 घंटे वाली बात। बिल्कुल। उन्होंने इस मिलिट्री स्ट्राइक से ठीक 36 घंटे पहले अपने एम्बेसी स्टाफ को मुल्क छोड़ने की ऑफिशियली इजाजत दे दी थी, और उसके फौरन बाद बर्तानिया और फ्रांस में भी पैरेलल मूव लेते हुए अपने नॉन एसेंशियल स्टाफ को निकालने की हिदायत जारी कर दी। देखें, 36 घंटे का ये स्पेसिफिक अर्ली विंडो इस बात का क्लियर प्रूफ है कि वेस्टर्न इंटेलिजेंस और एलाइड गवर्नमेंट्स को प्रॉपर्ली पता था कि 0 आवर कब है। ये कोई अचानक उठाया गया कदम या सरप्राइज अटैक नहीं था इन ग्लोबल पावर्स के लिए। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इस प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की एक्चुअल जस्टिफिकेशन क्या बनाई गई है। यहाँ जो बात सबसे हैरान कुन है वो ये है कि इजराइल का दावा बहुत सॉलिड और अनकॉम्प्रोमाइजिंग है। उनका क्लेम है कि ईरान अब वेपन्स ग्रेड न्यूक्लियर मवाद तैयार कर रहा है। यानी उनके मुताबिक रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है। एग्जैक्टली। इजराइल का स्टैंस ये है कि ईरान फंक्शनल न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के इंतहाई करीब है। ये वो सिंगुलर बुनियादी नुक्ता है जिस पर इजराइल अपने इस अग्रेसिव प्रीएम्प्टिव मूव को ग्लोबली जस्टिफाई कर रहा है। लेकिन इस दावे का एक दूसरा रुख भी है जिसे ऑब्जेक्टिवली देखना चाहिए। ईरान मुसलसल और सख्ती से इन तमाम इल्जामात को कंप्लीटली रिजेक्ट करता रहा है। उनका परमानेंट स्टैंड यही है कि उनका प्रोग्राम स्ट्रिक्टली एनर्जी और पीसफुल पर्पसेस के लिए है। सही कह रहे हैं आप। और अगर हम हकाइक को देखें तो IAEA ने आलमी लेवल पर अपनी किसी रिपोर्ट में इजराइल के इस एब्सोल्यूट दावे की तस्दीक नहीं की कि बॉम्ब फाइनल स्टेजेस में है। ताहम IAEA ने ऑफिशियल चैनल पर यह जरूर हाईलाइट किया था कि कुछ न्यूक्लियर साइट्स पर ईरान की इनरिचमेंट 60% तक पहुंच चुकी है। और टेक्निकली 60% से 90% वेपन्स ग्रेड तक का जंप बहुत रैपिड होता है, जिस पर आलमी तशवीश जरूर थी।
लेकिन ये टोटली क्लियर है कि ये एस्केलेशन हवा में पैदा नहीं हुई। इन डीपर सोर्सेज के मुताबिक इस पैटर्न को समझने के लिए हमें जून 2025 के उस मैसिव फ्लैश पॉइंट में वापस जाना होगा। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। बिल्कुल, जून 2025 में भी इजराइल ने ईरान पर डायरेक्टली स्ट्राइक्स की थी, जिसके नतीजे में एक 12 दिन लंबा और इंतहाई शदीद तसादम शुरू हुआ था, जिसे अमेरिका ने ऑफिशियली ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का कोड नेम दिया था। और उसमें दोनों साइड्स पर मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चरल और जानी नुकसान हुआ था। हाँ, और सबसे अहम बात यह है कि वो कॉन्फ्लिक्ट नेचुरली डी-एस्केलेट नहीं हुआ था। सही। उस तसादुम को ख़त्म करवाने के लिए डिप्लोमेसी से ज़्यादा ब्रूट फोर्स की ज़रूरत पड़ी थी। अमेरिका को बराह रास्त इंटरवेंशन करनी पड़ी, जहां उन्होंने अपने एडवांस्ड B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स यूज़ किए थे। B-2 बॉम्बर्स का आलमी लेवल पर डिस्प्ले करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि नॉर्मल फाइटर जेट्स डीप अंडरग्राउंड बंकर्स को हिट नहीं कर सकते। उस शो ऑफ एब्सोल्यूट कैपेबिलिटी के बाद जाकर एक टेम्पररी सीज फायर पर दोनों साइड्स ने अग्रीमेंट किया था, लेकिन ग्राउंड लेवल पर वो सीज फायर कभी प्रैक्टिकली लॉन्ग टर्म पीस में ट्रांसलेट नहीं हो सका, खास तौर पर अगर हम दाखिली हालात को देखें। ईरान की इंटरनल इकोनॉमी का हवाला दे रही हैं आप? जी, हालिया कशीदगी की एक बहुत बड़ी वजह ईरान की इंटरनली कोलैप्सिंग इकोनॉमी भी है। माजी के उन वाकयात और अमेरिकी सैंक्शंस ने ईरान की इकोनॉमी को बिल्कुल क्रश कर दिया है। इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल है, करेंसी भी शार्पली डिवैल्यू हुई है। एग्जैक्टली। और इस टोटल इकोनॉमिक सफोकेशन के नतीजे में ईरान के अंदर मैसिव पैमाने पर अवामी एहतजाज शुरू हुए। इन प्रोटेस्ट को ईरानियन अथॉरिटीज़ ने जिस स्ट्रिक्ट तरीके से सप्रेस किया, उसने रिजीम पर दाखिली तौर पर एक अनप्रेसिडेंटेड प्रेशर बिल्ड कर दिया है। एक तरफ आलमी आइसोलेशन और दूसरी तरफ इंटरनल प्रेशर। बिल्कुल, ऐसे आइसोलेशन और प्रेशर में फॉरेन पॉलिसी नेचुरली एग्रेसिव हो जाती है। और इन्हीं मैसिव कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स के दरमियान डिप्लोमेसी का फेलियर और भी ज्यादा हैरानकुन हो जाता है। अगर हम टाइमिंग की बात करें तो वो एक्सप्लिसिटली माइंड बॉगलिंग है। सोचें कि ये फ्रेश स्ट्राइक्स एक ऐसे एग्जैक्ट वक्त में हुई हैं जब पर्दे के पीछे इंटेंस हाई लेवल नेगोशिएशंस चल रही थी। ओमानी चैनल्स वाली बात। हाँ, ओमानी फॉरेन मिनिस्टर जो इस पूरे रीजनल क्राइसिस में चीफ नेगोशिएटर का किरदार अदा कर रहे थे, उन्होंने इन धमाकों से स्ट्रिक्टली 12 घंटे पहले वॉशिंगटन में अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस से इन पर्सन मीटिंग की थी। उनका बेसिक एजेंडा इस तसादुम को रोकना और एक पीसफुल ऑफ रैंप क्रिएट करना था। और फिर सिर्फ 12 घंटे बाद अचानक एयर स्ट्राइक्स हो जाना शो करता है कि आइदर डिप्लोमेसी कंप्लीटली डेड एंड पर थी या फिर मिलिट्री प्लानर्स का शेड्यूल डिप्लोमैट्स की पेस से बिल्कुल अलग ऑपरेट कर रहा था। अगर हम इसे बड़े पसे मंजर से जोड़ें तो अमेरिका की रीजनल मुदाखलत और उनकी मैसिव मिलिट्री मूवमेंट्स इस थियोरी को फर्दर वैलिडेट करती हैं। जो मिलिट्री बिल्डअप उन्होंने पिछले कुछ अरसे में किया है। बिल्कुल, डिफेंस एनालिस्ट इसे 2003 की इराक वॉर के बाद इस रीजन में सबसे बड़ी अमेरिकी फौजी डिप्लॉयमेंट करार दे रहे हैं। F-22 स्टेल्थ फाइटर्स, एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स और फजा में लॉन्ग रेंज ऑपरेशंस के लिए फ्यूल टैंकर्स डायरेक्टली इजराइल और आसपास पहुंचाए गए हैं। F-22 तो स्पेशली एयर स्पेस डोमिनेंस के लिए डिजाइन किए गए हैं। सही, ये स्पेसिफिक डिप्लॉयमेंट प्रैक्टिकली एक क्लियर मैसेज था कि अमेरिका ने इजराइल की एयर स्पेस को टोटली शील्ड करने की पोजीशनिंग कंप्लीट कर ली थी। और यहाँ इन सोर्सेज में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बल्कि थोड़ी अजीब डिटेल सामने आई है, जो असल में मॉडर्न वॉरफेयर की एक्सट्रीम आयरनीज को रिफ्लेक्ट करती है। इस अरबों डॉलर की मिलिट्री बिल्डअप के दरमियान दुनिया का सबसे एडवांस्ड और एक्सपेंसिव एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेरल्ड R. फोर्ड इस वक्त क्रीट के साहिल पर पार्क्ड है। हाँ, वो रिपेयर के लिए रुका हुआ है वहाँ। और आपको पता है उसके फंक्शनलेस होने की रीजन क्या है? उसके टॉयलेट्स प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे। प्लम्बिंग सिस्टम की मैसिव फेलियर की वजह से वहां उसके थाउजेंड्स ऑफ क्रू मेंबर्स के हेल्थ और मोरल के मसाइल पैदा हो गए हैं। ये बिल्कुल एक आहा मोमेंट है इस पूरी डिस्कशन में। एग्जैक्टली। ये बताता है कि चाहे आप कितनी ही हाइपरसोनिक मिसाइल्स और स्टेल्थ प्लेन्स डिप्लॉय कर लें, फाइनली आलमी जंगें अक्सर बेसिक सप्लाई चेन्स और प्लम्बिंग जैसे माइनर लॉजिस्टिकल फेलियर्स पर आकर पैरालाइज हो सकती हैं।
ये वाकई एक ग्लेयरिंग लॉजिस्टिकल पैराडॉक्स है। लेकिन इस इक्विपमेंट फेलियर से हटकर अगर हम प्योरली पॉलिटिकल लैंडस्केप की बात करें तो अमरीकी दाखिली सियासत इस आलमी तसादुम का एक एब्सोल्यूटली क्रूशल फैक्टर है। डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन की फॉरेन पॉलिसी को यहाँ ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करना लाजमी है। वो तो एक्सप्लिसिटली इस मामले में डील के हक में थे। बिल्कुल, ट्रंप ओपनली ईरान के साथ डिप्लोमेटिक डील करना चाहते थे और इसकी कोर वजह उनकी डोमेस्टिक बेस यानी मागा वोटर्स का प्रेशर है। उनका वोटर बेस डीपली आइसोलेशनिस्ट है और बेवकूफाना बैरूनी जंगों में टैक्स डॉलर्स वेस्ट करने के स्ट्रिक्ट खिलाफ है। उन्हें डर होगा कि अगर किसी अमरीकी फौजी का नुकसान हुआ तो डोमेस्टिक बैकलैश आएगा। एग्जैक्टली। ट्रंप को अंदाजा है कि अगर इस एक्सट्रीम एस्केलेशन में एक भी अमेरिकी फौजी की लाइफ कॉम्प्रोमाइज होती है तो उनका पॉलिटिकल कैपिटल ड्रेन हो जाएगा। और यही पॉलिटिकल वल्नरेबिलिटी एक इंतहाई सीरियस सवाल रेस करती है। बेंजामिन नेतन्याहू की पॉलिसी शुरू से ही ईरान के थ्रेट को अग्रेसिवली न्यूट्रलाइज करने पर बेस्ड रही है। तो क्या ऐसा लग रहा है कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने डिलिबरेटली ये हैवी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक लॉन्च करके अमेरिका को डायरेक्टली कॉर्नर कर दिया है? ये एक वैलिड पर्सपेक्टिव है। एक ऐसी पोजीशन क्रिएट कर दी है जहां वॉशिंगटन के पास अब अपनी लोकली डिप्लॉयड फौज को डिफेंड करने और इजराइल को मिलिट्रीली बैक करने के अलावा कोई चॉइस ही नहीं बची। ऐसा लगता है जैसे क्लोज एलाई ने ही दूसरे एलाई का हाथ जबरदस्ती फोर्स कर दिया हो। ये अलायंस डायनामिक्स का एक क्लासिक डेंजर होता है। और इस जियोपॉलिटिक्स के शतरंज का मैप सिर्फ ईरान और इजराइल के बॉर्डर्स तक लिमिटेड नहीं है। अगर हम इस मल्टी फ्रंट वॉर की एक्चुअल ऑपरेशनल रियलिटी को केयरफुली चेक करें तो शिमाली सरहद, स्पेसिफिकली लेबनान का महाज, इस पूरी इक्वेशन का सबसे वॉलेटाइल हिस्सा बन चुका है। लेबनान के फ्रंट को डीपली अनपैक करना यहां जरूरी है क्योंकि फ्रेश रिपोर्ट्स कंफर्म कर रही हैं कि वहां प्रैक्टिकली वॉर ऑनगोइंग है। इजराइल किस तरह इस स्ट्रैटेजी को वहां अप्लाई कर रहा है, खास तौर पर जब उन्होंने ईरान को डायरेक्टली हिट किया है। डिटेल एनालिसिस के मुताबिक इजराइल नोइंगली उस मेजर सीजफायर की टर्म्स की खिलाफवर्जी कर रहा है जो नवंबर 2024 में साइन हुआ था। पिछले कुछ दिनों से इजराइल की एयरफोर्स ने लेबनान के जनूबी हिस्से, लिटानी रिवर के सराउंडिंग एरियाज और स्ट्रेटेजिकली अहम बिका वैली में अपनी स्ट्राइक्स को मैसिव लेवल पर तेज कर दिया है। बिका वैली तो ट्रेडिशनली हिजबुल्लाह का स्ट्रॉन्गहोल्ड समझा जाता है। एग्जैक्टली। बिका वैली को इजराइल कन्वेंशनली और टेक्नोलॉजिकली हिजबुल्लाह का मोस्ट प्रोटेक्टेड ऑपरेशनल हब तस्वर करता है। वहाँ जो कांस्टेंट एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं उनका नेचर डायरेक्टली प्रीएम्प्टिव और डीपली कैलकुलेटेड है। तो बेसिकली इन स्ट्राइक्स का मेन ऑपरेशनल टारगेट क्या है? क्योंकि एक तरफ ईरान पर स्ट्राइक और दूसरी तरफ लेबनान में इंटेंस बम्बार्डमेंट, ये डुअल ऑपरेशनल स्ट्रेन काफी मैसिव है। इन पैरेलल हमलों का स्पेसिफिक फोकस हिजबुल्लाह के डीपली बेरीड जमींदोज ठिकानों, हिडन रॉकेट लॉन्चर्स और खास तौर पर उनके लॉन्ग रेंज प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करना है। यहाँ डिफरेंस समझना जरूरी है। गाइडेड और अनगाइडेड रॉकेट्स का फर्क? हाँ, अनगाइडेड रॉकेट्स को आयरन डोम जैसे सिस्टम्स इफेक्टिवली इंटरसेप्ट कर लेते हैं, लेकिन लॉन्ग रेंज प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल्स डायरेक्टली इजराइल के मेजर पावर ग्रिड्स और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हिट कर सकते हैं। इजराइल अच्छी तरह जानता है कि जब वो ईरान पर मेजर हमला करेंगे तो हिजबुल्लाह खामोश नहीं बैठेगा, इसलिए वो पहले ही उनकी कैपेबिलिटीज को डिग्रेड कर रहे हैं। बिल्कुल, ये उनकी मिलिट्री डॉक्ट्रिन है कि रिटेलिएशन आने से पहले ही प्रॉक्सी को फोर्सफुली एलिमिनेट किया जाए। इसका क्लियरली मतलब ये हुआ कि इजराइल फुली एक मल्टी फ्रंट वॉर के लिए मेंटली और मिलिट्रीली कमिटेड है। लेकिन मल्टी फ्रंट वॉर्स का सबसे बड़ा इशू मिसकैलकुलेशन होता है, जहां आग लगने के बाद कंट्रोल जीरो हो जाता है। हमने इतने कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स डिस्कस किए हैं, इन तमाम ऑफिशियल सोर्सेज और ग्राउंड रिपोर्ट्स का कलेक्टिवली निचोड़ क्या निकलता है? अगर हम इन डाइवर्स सोर्सेस को लॉजिकली समेटें तो इस इंसिडेंट ने एसेंशियली एक बहुत डार्क सियासी हकीकत को साबित किया है। वो ये कि मिलिट्री पावर का कांस्टेंट दिखावा, जिसे 19th सेंचुरी में गनबोट डिप्लोमेसी कहा जाता था, ये एग्रेसिव पोस्चर कभी-कभी एक्सीडेंटली हकीकी और अनकंट्रोलेबल तसादुम में बदल जाता है। अमेरिका का मैसिव डिप्लॉयमेंट शायद डिटरेंस के लिए था।
एग्जैक्टली प्राइमरी मकसद शायद सिर्फ डराना था कि एब्सोल्यूट पावर देखकर लड़ाई न हो, लेकिन हकीकत ये है कि उस इमेंस ताकत की प्रोटेक्टिव मौजूदगी ने अल्टीमेटली ऑफेंसिव फोर्सेस को कॉन्फिडेंस दिया और तसादुम को मजीद हवा दे दी। और इस मैसिव एस्केलेशन के पीछे डेफिनेट तौर पे दोनों फरीकीन के अपने अपने डीपली कॉन्फ्लिक्टिंग मकासद एक्टिव हैं। एक तरफ नेतन्याहू की जारहाना पॉलिसी है जो हर कॉस्ट पर ईरान के थ्रेट को परमानेंट खत्म करना चाहती है, और दूसरी तरफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की स्ट्रिक्टली डोमेस्टिक मजबूरियां हैं जो उन्हें इस एक्सपेंडिंग वॉर से दूर रखना चाहती हैं। इन टोटली ऑपोजिट ऑब्जेक्टिव्स ने इस सूरत हाल को इंतहाई एक्सप्लोजिव बना दिया है। बिल्कुल सही तज्जिया है, और यही वो क्रॉसरोड है जहां हमें ये डिस्कस करना चाहिए कि इस कॉम्प्लेक्स आलमी पावर स्ट्रगल का आम जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। दुनिया भर में मालूमात का बोझ इतना ज्यादा है कि ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स आम इंसान को दूर की बात लगती हैं। लेकिन ये डायरेक्टली उन्हें इफेक्ट करती हैं। हाँ, तो इन खबरों को समझना क्यों जरूरी है? देखें, दुनिया के किसी एक बॉर्डर पर बजने वाले सायरन्स सिर्फ वहां की खबर नहीं होते। जब मशरिक़ वुस्ता जैसे इकोनॉमिकली सेंसिटिव रीजन में कशीदगी बढ़ती है तो इसका बराह रास्त असर इंस्टेंटली ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर पड़ता है। इंटरनेशनल वाटर्स हाई रिस्क जोन बन जाती हैं, और इससे सीधा ऑयल प्राइसेस पर फर्क पड़ता है। बिल्कुल, ऑयल और नेचुरल गैस की कीमतें ओवरनाइट आसमान पर चली जाती हैं। जब एनर्जी ट्रांसपोर्ट महंगी होती है तो इसका कैस्केडिंग इफेक्ट ग्लोबल मार्केट्स पर आता है, और आलमी सतह पर आम आवाम को डबल या ट्रिपल इन्फ्लेशन फेस करनी पड़ती है। सियासत और मैक्रो इकोनॉमिक्स कभी भी आइसोलेशन में ऑपरेट नहीं करते। एग्जैक्टली, ग्लोबल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी टोटली लिंक्ड हैं, और इस डीपली लेयर्ड सिचुएशन को नीटली सम अप करने के लिए मैं यूएस जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन डैन केन की तरफ से कोट किए गए जनरल आइजनहावर के एक मशहूर कॉल का हवाला देना चाहूंगी। उन्होंने कहा था, प्लान्स आर यूजलेस, प्लानिंग इज एसेंशियल। ये बहुत डीप लाइन है। यानी भारी रिसोर्सेज लगाकर बनाए गए मंसूबे अक्सर प्रैक्टिकली वॉरफेयर की एक्सट्रीम रियलिटी के सामने बेकार साबित होते हैं, लेकिन उन सिनेरियोज की कंटिन्यूअस मंसूबाबंदी आलमी पावर्स के लिए इंतहाई जरूरी है। ये हिस्टोरिकली एक इंतहाई पावरफुल लॉजिक है, और इस कॉन्टेक्स्ट में मैं इस तज्जिए को पर्पसली एक न्यू और इंतहाई एक्सट्रीम सवाल पर खत्म करना चाहूंगा। अगर हम रियलिस्टिकली देखें, जब आलमी ताकतों के हाईली कैलकुलेटेड प्लान्स, चाहे वो ओमानी चैनल्स के थ्रू मुज़ाकरात हों या मैसिव फौजी दबाव की डिटरेंस स्ट्रैटेजीज, जब ये सारे प्लान्स टोटली नाकाम हो जाएं और एक ऐसी तवील जंग शुरू हो जाए जिस पर किसी एक आलमी ताकत का प्रॉपरली कंट्रोल ही ना रहे, तो आने वाले दिनों में ये ग्लोबल ऑर्डर क्या नई शक्ल इख्तियार करेगा? ये एक ऐसा ओपन सवाल है जो हम सबको इन ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के पीछे क्रिटिकली गौर व फिक्र करने की दावत देता है। आने वाले दिन डिसाइसिवली गेम चेंजिंग होने वाले हैं।